हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर हमारे पार्ट थर्ड में जो हमारा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, उसमें कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि हम ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट थर्ड जो है उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पार्ट थर्ड जो है पार्ट थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स वाला। तो इसमें आर्टिकल 12 to 35 जैसे मैंने बोला था कि 12 to 35 आर्टिकल जो इसमें कवर होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी जो था उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था राइट टू जो था फ्रीडम, ये हमने हम अभी तक पढ़ा था। तो अभी हम इसके बाद आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सो फ्रेंड्स, लेक्चर को आखिर तक देखिए ताकि आप पूरा जो है एक फंडामेंटल राइट का जो पूरा एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं और पूरे एक लिस्ट जो है उसको आप अच्छे से समझ सके। इसमें आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो कवर हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है आर्टिकल 23 और 24 जो है इसमें आता है। इसमें किसी भी किस्म का ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर जो है, कहीं भी फोर्स्ड लेबर जबरन किसी को लेबर पे है काम पे नहीं लगाया जा सकता। जहाँ ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है कि किसी भी तरीके से जो है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स जिसे हम कहते हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन या चिल्ड्रन लाइक गुड्स जैसे इसकी तरह वो करते हैं। तो वो सारा जो है उस चीज़ को अवॉइड किया गया है। इसमें मनाही की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल 24 तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 जो है वो क्या कहता है कि फैक्ट्रीज में एटलीस्ट 14 ईयर्स के अंदर के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे फैक्ट्रीज में जहाँ पे बड़ी हजार्डियस कुछ नेचर के जो काम हैं वहाँ पे आप उनको नहीं लगा सकते। तो ये उस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन देता है। बड़ी बार सुनते हैं कि कहीं ऐसी बड़ी डेंजर जगहों पे बच्चों को लगाया जाता है, तो वो ये हमारे यहाँ पे प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें दिया गया है कि उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, कुल मिलाकर हमारे जो थे 7 फंडामेंटल, हमारे टोटल कितने 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उनमें से एक जो था राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट कर दिया गया था वहाँ से और उसको राइट जो है लीगल राइट बना दिया गया था। तो अब उसी के तहत हम ये पढ़ रहे हैं सारा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें क्या है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। तो इसमें क्या है कि इनर फ्रीडम जो है किसी एक इंडिविजुअल की जैसे होती है कि वो किस भगवान को मानता है, किस तरीके से किस रूप में वो पूजा करता है या किस रूप से वो दुआ जो भी करता है, तो वो उससे चाहे नमाज अदा करता है, पूजा करता है, कुछ भी वो जो है वो उसकी इनर कॉन्साइंस और किस तरीके से वो अपने आप के जो लिंक्स जो हैं भगवान के साथ बनाता है, वो उस चीज़ की जो फ्रीडम दी गई है। कोई भी प्रोफेशन जो है, प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 जो है फ्रेंड्स वो क्या कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स जो हैं, किसी भी किस्म के रिलीजियस अफेयर जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये आज़ादी दी गई है कि रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी से जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो 26 आर्टिकल जो उसमें डील करता है। तो इसमें होता क्या है कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, जहाँ कोई जैसे भी राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म के जो हमारे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए किसी भी किस्म के जो काम है तो वो इसमें दिए गए। राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर हमारे जिस रिलीजन को हम मानते हैं, किसी भी रिलीजन को जब हम मानते हैं तो उसके अंदर किस किस्म के अफेयर जो हम जो भी जैसे भी उसको तरीके से चलाना चाहें तो वो इसमें फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसके बाद फ्रेंड्स, आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो इसमें यह है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए
हमें आज़ादी है कि हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, हमें ये नहीं कह सकता कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्सेस दीजिए, या स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर, इसमें ये भी आता है कि कोई स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे पैसा खर्च नहीं कर सकती। जो टैक्स का मनी हो, हमारा जो पैसा हमारा टैक्स वाला हो, वो स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती, आर्टिकल 27 कहता है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 28। तो इसमें यह भी फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे वो नहीं दी जा सकती। इसमें आज़ादी है, कोई फोर्स नहीं कर सकता कि पर्टिकुलर रिलीजन को वहाँ पे आपने प्रॉपगेट करना है। और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये आर्टिकल 28 जो है ये हमें आज़ादी देता है। उसके बाद क्या है आर्टिकल नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। फ्रेंड्स ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ में जो पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी में के लोग जो हैं, माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं, तो इंडिया के अंदर उसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो कहता है कि उसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर जो होगी उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। आर्टिकल 29 जो है ये फंडामेंटल राइट है कि माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में, उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। ये आर्टिकल 29 कहता है, ये उसमें प्रोटेक्शन देता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। तो उसमें क्या है, ये कुल मिलाकर जो है ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात ही करता है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हम पढ़ रहे हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं आर्टिकल 29 to 30 के बीच में जो आते हैं, तो ये माइनॉरिटीज़ की बात करता है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 30 में, जैसे राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कर सकती हैं, अपनी मर्जी से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्या कर सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 कहता है। सो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से हमें आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, कौन कौन से हमें राइट्स जो दिए गए हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, एक सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो है सोल जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल जो है ये 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो इसमें क्या है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो इसमें प्रावधान दिए गए। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखनी है। एक आर्टिकल 226 और एक आर्टिकल 32। इसमें क्या है कि आर्टिकल 32 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या है कि अभी तक के जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उनकी कहीं अगर वायलेशन होती है, उनकी कहीं अगर वायलेशन होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट से। इसमें राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ। तो होता क्या है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट किए जाते हैं तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से फॉलोइंग 5 नंबर टाइप्स की जो रिट्स जो है जो वहाँ से वो हम इशू करवा सकते, रिट्स जो है वहाँ से हम इशू करवा सकते हैं। रिट्स जो वहाँ पे जैसे जिसमें हिबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविशन, सेशुराई और कवरेंटो। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको 5 टाइप्स की जो रिट्स हैं, आपने सिर्फ अभी तक इतना याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कौन कौन सी रिट्स जो हैं वो उनका प्रोविज़न है। तो ये इसका अलग से एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये आप ये रिट्स जो हैं 5 टाइप की रिट्स जो हैं। तो अभी फिलहाल इतना समझिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। और ये किसकी बात करता है कि अगर राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको एनफोर्स करने के लिए इनकी कहीं वायलेशन होती है। कुल मिलाकर क्या है कि आर्टिकल 32 जो है वो पूरे फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है। कोई भी अगर इसमें वायलेशन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का उस बंदे को अधिकार है, इंक्लूडिंग जिसमें 5 टाइप की रिट्स भी जो है वो इशू करवाई जा सकती हैं। तो इसमें क्या है
जैसे मैंने बताया आर्टिकल 226 उसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर कहीं वायलेशन होती है तो वन कैन गो टू हाई कोर्ट। इसमें 226 जो है 226 जो है आर्टिकल 226 उसमें क्या हो सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है बंदा, हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकता है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन गो टू हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32 कहता है ये डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए जो है वहाँ तक जो है एक आदमी को जाने की जो है वो फ्रीडम देता है कि अगर आपके राइट्स की जो वायलेशन होती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। इसमें कुछ और राइट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने याद रखने हैं कुछ और जो राइट्स हैं इसी लिस्ट में, जैसे 12 to 35 है। तो बाकी वाले राइट्स जो हैं फ्रेंड्स वो ये आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कौन कौन से हैं। आर्टिकल 31 जो था वो रिपील किया गया था। तो आर्टिकल 31 ए जो है इसमें सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स वगैरह, अगर कहीं एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स की बात आती है तो वहाँ पे ये लॉज जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर स्टेट्स कहीं अगर एक्विजिशन की बात आती है, स्टेट एक्विजिशन की बात आती है तो वहाँ पे कुछ लॉज जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 31 जो है वो कहता है सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, उसमें कुछ वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई है। आर्टिकल 31 सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो इसमें आर्टिकल 31 जो है ये क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें क्या कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको इफेक्ट देने कुछ लॉज जो हैं तो उनकी प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल 31 31D जो है फ्रेंड्स ये रिपील किया गया है, ये डिलीट हो गया है। आर्टिकल 33 जो था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेज। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 33 जो है वो किसकी बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर की बात करता है, जिसमें वो क्या कर सकती है, मॉडिफाई राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। पार्ट हमारा थर्ड जो है, पार्ट थर्ड जो राइट्स जो प्रोवाइड करता है तो उन राइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन अगर कहीं करनी हो कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज। तो हमारी जो फोर्सेज है मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनके केस में कोई अगर इसमें अमेंडमेंट लानी हो, तरमीम लानी हो तो वो पार्लियामेंट को इख्तियार दिए गए हैं, तो इनमें ला सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 34 इसमें फ्रेंड्स restriction on rights provided by this part while martial law is enforced in an area। आर्टिकल 34 एक्ट में बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट। आर्टिकल ये हमारा पार्ट थर्ड जो हमें राइट्स देता है, उन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वाइल मार्शियल लॉ इज एनफोर्स इन एनी, किसी भी एरिया में अगर कोई मार्शियल लॉ चल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है। आर्टिकल 35 जो है वो कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो आर्टिकल 35 जो है ये इसमें क्या है, ये किसकी बात करता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो इस पार्ट थर्ड जो है, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके प्रोविजन जो है उनको इफेक्ट देने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए लेजिस्लेशन जो है वो कैसा होगा, उसकी सारी जो है वो कुल मिलाकर ये आर्टिकल 35 बात करता है। सो फ्रेंड्स अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।